हेलो एंड वेलकम टू प्लेंटी टू लर्न। आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा यूरोपियंस इन इंडिया। ये टॉपिक एक लार्जर सीरीज का पार्ट होगा जिसमें हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। कन्वीनियंस के लिए मैंने इस टॉपिक को बहुत सी थीम्स में डिवाइड किया है। शुरुआत होगी वाई जानने से कि क्यों यूरोपियंस इतनी दूर से इंडिया में आए। फिर हम जानेंगे कि ऑर्डर में कैसे कैसे यूरोपियंस इंडिया में आए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पोर्चुगीज़ की, फिर डच लोगों की, फिर इंग्लिश की, फिर फ्रेंच की और अंत में डेन्स के बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे ये प्रश्न पूछकर कि यूरोपियंस जो कि हमसे हजारों मील के दूरी पर हैं, वो इतना कठिन सफर तय करके समुद्रों को लांघते हुए पूरे अफ्रीका को क्रॉस करते हुए हमारे पास आखिरकार आए क्यों? ऐसा क्या रीजन था? मेरा मानना है कि किसी भी क्यों का रीजन जानने के लिए अगर आप खुद को उनकी जगह पे रख सकें, उनके स्पेस और टाइम में खुद को टेलीपोर्ट कर सकें और खुद उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर सकें, तो आपके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं होगा। तो आइए चलते हैं 7th सेंचुरी के यूरोप में। अब हमने 7th सेंचुरी क्यों चूज की? क्योंकि उस टाइम हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा इवेंट घट रहा था। वो था जो रोमन एम्पायर था, जिसने अभी तक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और वर्चस्व बनाया हुआ था यूरोप में, उसका डाउनफॉल आ रहा था। तो हम ये जानने के लिए कि उससे क्या इफेक्ट पड़ा, हम मैप की तरफ ध्यान देंगे। तो ये रहा आपके सामने 600वीं शताब्दी अर्थात 600 एडी का वर्ल्ड का मैप। और इसमें आप यूरोप के नीचे वाले भाग में देख सकते हैं कि रोमन एम्पायर बहुत ही बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। इसको बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता था। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे इटली है। इटली जो है रोमन एम्पायर का बेस था। तो यहाँ पे सिटीज जो थी लाइक जेनोआ एंड वेनिस, ये बहुत ही बड़े ट्रेडिंग सेंटर और रिलीजियस सेंटर्स थे। यहाँ पे आप ईस्ट में देखेंगे तो इंडिया है। इंडिया जो है पहले से ही ट्रेडिंग के मामले में बहुत ऊंचा रहा है। इसी की वजह से प्रॉस्पेरिटी आने से हमें सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो ऐसा तो है नहीं कि ये ट्रेडिंग कोई लेटेस्ट इन्वेंशन थी जो हुई थी। ट्रेडिंग पहले से ही चलता आ रहा था और जो यूरोप था वो भी इंडिया के साथ ट्रेड करता था। तो ट्रेडिंग राउट्स लैंड राउट्स होते थे या सी राउट्स होते थे। लैंड राउट की अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट के थ्रू इंडिया पहुंचना, चाहे वो अरब के थ्रू हो चाहे वो पर्शियन एम्पायर के थ्रू हो, पहुंचना बहुत आसान था। और इसके साथ ही ट्रेडिंग पोस्ट्स यहाँ पे अवेलेबल थी। तो यूरोपियंस को इंडिया के साथ व्यापार करना बहुत इजी था। अगर हम बात करें सी रूट्स की तो वो भी उनके लिए अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी से वो आएंगे रेड सी में, रेड सी से वो जाएंगे सीधा अरेबियन सी में और इंडिया पहुंच गए। यहाँ पे अब ध्यान देंगे मिडल ईस्ट में। तो मिडल ईस्ट में अरेबिक एम्पायर जो है वो कोई यूनिफाइड एम्पायर नहीं है। तो इसकी वजह से जो टुकड़े टुकड़े में बटी हुई रियासतें हैं, उनसे ट्रीटी करके या उनके थ्रू पास करना रोमन एम्पायर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उनको लैंड राउट से जाना आसान था। अगर वो नहीं तो वो पर्शियन एम्पायर से आराम से जा सकते थे। तो इसी वजह से अभी तक का माहौल बहुत नॉर्मल है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा चेंज, जो कि हम अगले मैप के थ्रू पढ़ेंगे। तो ये मैप है 700 सेंचुरी का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोमन एम्पायर साइज में उतना ही है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही कम हो चुका था। इसकी बाउंड्रीज फीकी पड़ चुकी थी और रोमन्स का इन्फ्लुएंस बहुत घट चुका था। इस मैप में सबसे बड़ा चेंज आप नोटिस करेंगे तो वो है मिडल ईस्टर्न रीजन का। जहाँ पे आप टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ अरेबिक एम्पायर देखते थे, वहाँ पे एक सिंगल यूनिफाइड उमैयद कैलिफेट का अरेबिक एम्पायर तैयार हुआ पड़ा है, जो कि पिछली शताब्दी में देखने को नहीं मिलता था। तो ये सारी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि इसी वजह से हम अराइव करते हैं अपने फर्स्ट रीजन ऑफ वाई में। तो यूरोपियंस इंडिया के साथ ट्रेड करते थे थ्रू सी, थ्रू लैंड। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे अरब एम्पायर आ चुका है, जो कि एक यूनिफाइड एम्पायर है, और ये जो उनका ट्रेड राउट है ये बंद हो चुका है। अगर उनको इसके थ्रू जाना है तो अरब एम्पायर की परमिशन लेके जाना पड़ेगा और उसके लिए उनको कमीशन देना पड़ेगा, और वो कमीशन इनके लिए बहुत महंगा पड़ रहा था। तो ये तो हुई समरी पहले रीजन की। लेकिन ये रीजन इतना बड़ा रीजन नहीं था कि उनको ट्रेड राउट्स ढूंढ के इंडिया इमरजेंसी में पहुंचना था, क्योंकि उनके पास इतनी भी ज्यादा डिमांड नहीं थी और वो मैनेज कर सकते थे। तो अभी सेकंड रीजन ढूंढने के लिए हम चलते हैं 700 साल आगे, दैट इज 1450s के आसपास।
14-15 सेंचुरी यूरोप में दुनिया का नज़रिया बदलने वाला एक रेवोल्यूशन आ रहा था और यही रेवोल्यूशन आगे जाकर हमारा सेकंड रीजन बनता है। इसके बारे में आपने शायद सुना भी होगा। इसका नाम था रेनेसांस। रेनेसांस सिंपली मीन्स यूरोपियन हिस्ट्री का वो पीरियड जबकि आर्ट, साइंस और कल्चर का रीबर्थ हुआ। तो बेसिकली साइंटिफिक माइंडसेट ने रिलीजियस और ट्रेडिशनल माइंडसेट को ओवरथ्रो कर दिया है। तो इसके साथ ही हम मिडिवल एरा से मॉडर्न एरा में ट्रांजिशन कर रहे हैं। इसे एरा ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है क्योंकि हमारे सामने नई चीजें प्रकाशित हो रही थी और इसी रीजन से जो है यूरोपियंस का माइंडसेट बना एक्सप्लोरेशन और इनोवेशन की तरफ। तो उनको वर्ल्ड एक्सप्लोर करना था और उनकी इनोवेशंस ने उसमें उसकी हेल्प करी, जैसे कि शिप बिल्डिंग बेटर हो गई, आर्मरी बेटर हो गई और उनको क्यूरियोसिटी जाग गई कि हमें दुनिया देखनी है कि हम कैसे कैसी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम वो करेंगे। तो ये हुआ हमारा सेकंड रीजन ऑफ व्हाई यूरोपियंस वांटेड टू कम टू इंडिया। अब इसी से हमारा जो है थर्ड रीजन डिराइव होता है, इसी के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से। तो हम मूव करेंगे थर्ड रीजन की तरफ और हम जानेंगे कि अब रेनेसांस की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं। अब 15th सेंचुरी आ चुकी है और साइंटिफिक मेथड्स की वजह से जो सरप्लस है वो फूड का होने लग गया है। इससे पहले सब सर्वाइवर के लिए जीते थे, लेकिन अभी क्रॉप रोटेशन, बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स, द प्रोड्यूस इज बेटर एंड देन द हार्वेस्ट इज बेटर, जो टूल्स हैं यूज कर रहे हैं खेती के लिए वो भी बेटर हो रहे हैं। इवन दो जो फॉडर क्रॉप्स हैं उनको भी उगाया जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पहली चीज कि सरप्लस होने से उसको प्रॉफिट के लिए बेचा जाता है और जब प्रॉफिट होता है तो वेल्थ की एक्यूमुलेशन होती है। तो यूरोपियंस के पास वेल्थ एक्यूमुलेट होना शुरू होती है। अब खाने पीने की टेंशन खत्म है और एक्स्ट्रा पैसा भी आ रहा है, तो भैया पैसा कहीं ना कहीं तो उड़ाएंगे। तो जैसे इंडियंस करते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा आया और जेम्स एंड ज्वेलरी, सोने का सामान हाथ में आ गया, तो वैसे ही यूरोपियंस का भी माइंडसेट था कि जेम्स एंड ज्वेलरी और बाकी लग्जरी आइटम्स पे हम पैसा वो एक्स्ट्रा खर्चेंगे। इसके अलावा बात करें तो हमें पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन बहुत बेटर हो चुकी है। इसके साथ ही फॉडर क्रॉप उगाने के भी बहुत तरीके और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो उगाई जा रही है। तो अब क्या होता है कि उसकी वजह से मीट प्रोडक्शन जो है, एनिमल हस्बेंड्री बढ़ रही है, पशुओं का पालन पोषण, उनको खाना पीना ढंग का मिल रहा है, तो मीट प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ चुकी है। अब मीट जो है वो रोज की डेली डाइट का हिस्सा बन चुका है यूरोप में और उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है ताकि वो कंजम्पशन कहीं और हो सके। तो अब बात आती है कि मीट की, कि मीट जो है पेरिशेबल आइटम है। मीट आज 2 दिन में 4 दिन में खराब हो जाएगा अगर उसको ढंग से केयर नहीं करा तो अब बात आती है कि उसको प्रिजर्व भी करना है और उसको पकाना भी है। तो बात करें कुकिंग की, तो कुकिंग में तो हमें स्पाइसेस चाहिए चाहिए, वरना फीका मीट, रॉ मीट तो खाने से कोई पॉइंट है नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज़ कि जब उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको हम ऐसे ही उठा के आधे दिन में कहीं पे पहुंचा के कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ हमें बढ़ानी पड़ेगी। और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उस टाइम पे फ्रिज या कोल्ड स्टोरेजेस है नहीं, इतना आपको समझना है। हम उस 14वीं 13वीं 15वीं शताब्दी के यूरोप में है, तो वहाँ पे कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इसका मतलब हमको प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ेंगे, उतनी भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स जो कि स्पाइसेस और सॉल्ट्स में होते थे वो यूज़ किया जाता था, और वो कहाँ पे, वो इंडिया में। वैसे ही जेम्स और ज्वेलरी कहाँ पे, वो इंडिया में। तो इसका मतलब अब जो है डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है ऐसी कमोडिटीज़ की जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं, और इसलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीज़न मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियंस का इंडिया आना तय था। अब हमने वाई का रीज़न तो जान लिया, लेकिन जब तक हम यूरोप की सिचुएशन 1450s में नहीं जानेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में फाइनल कैटलिस्ट क्या था जिसने उनको पुश किया कि वो फाइनली वाया अफ्रीका, वाया केप ऑफ गुड होप क्रॉस करके इंडिया पहुंचे। तो हम देखेंगे कि 1453 में जो ऑटोमन टर्क्स थे उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपोल, जिसको हम इस्तांबुल के नाम से भी जानते हैं आजकल, तो वो तुर्की का रीजन जो है उस पर कब्जा कर लिया। तो इसकी वजह से जो वाया लैंड रूट था, वाया पर्शियन एम्पायर या फिर अरब्स के ऊपर से जाने का जो एक ऑप्शन था वो भी एकदम खत्म हो चुका है।
अब आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ऑटोमन और कैलिफेट एम्पायर को मिला के जो इस्लामिक रिलीजन है उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिश्चियनिटी को टक्कर देने के मुकाबले का हो चुका है। अब रोमन एम्पायर के बचे खुचे ट्रेडिशनल सेंटर्स वेनिस और जिनोआ भी इतने पावरफुल नहीं रह गए हैं कि वो अरब एम्पायर के साथ टक्कर ले सकें। इस समय क्रिश्चियनिटी का ठेका पोर्चुगल ने ले रखा था। पोर्चुगल और उसका पड़ोसी राज्य स्पेन दोनों मिलकर ये चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचे, और जो पोर्चुगल के राजा थे वो पहले से ही एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंशन ओरिएंटेड रहे थे। इसका मतलब कि उनके दिमाग में पहले से ही ये था कि हमारे लोग जाके नए नए जगहों की खोज करें और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाएं। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं प्रिंस हेनरी के थ्रू, जो कि नेविगेटर के नाम से जाने जाते थे। वो इंडिया के लिए ओशन रूट ढूंढने में ऑब्सेस थे। इसके साथ ही वो जो मुस्लिम डोमिनेशन थी ट्रेड रूट्स पे मेडिटेरेनियन सी के आसपास, उसको भी ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। अब हम आते हैं ऐसे इवेंट पे जिसने एक्चुअल नेविगेशन जो है उसको पॉसिबल किया। तो ये है फाइनल स्टेप ऑफ मेकिंग इट टू इंडिया। अब ये है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसियस, जो कि 1494 में साइन हुई थी स्पेन और पोर्चुगल के बीच में। उस समय के वर्ल्ड मैप के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि स्पेन और पोर्चुगल हैं और वो दोनों एक्सप्लोरेशन के लिए उत्सुक हैं। तो अब क्या होता है कि अलग अलग एक्सपेडिशंस भेजे जाते हैं अलग अलग कैप्टन्स के अंडर कि आप जाके रास्ता ढूंढो। इसी दौरान हमारे सामने एक जाना पहचाना नाम सामने आता है, कैप्टन क्रिस्टोफर कोलंबस। अब उनका मानना था कि पृथ्वी गोल है, तो हम पूरे अफ्रीका को सरकमवेंट करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम वेस्ट को जाएंगे और वेस्ट को चलते चलते हम दुनिया का गोल चक्कर काट के ईस्ट में एशिया में पहुंच जाएंगे। आपको ये फैक्ट जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड का मैप 1490 से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता था। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं पूरा अमेरिका वाला, ये पार्ट यूरोप के लिए वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट नहीं करता था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस का मानना था कि पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाने की बजाय हम अगर थोड़ा सा वेस्ट में जाएं तो हम ईस्ट में एशिया तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, जब वो वेस्ट को निकले तो वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बहामास आइलैंड पे जाके टकरा गए और उनको लगा यही इंडिया है, तो उन्होंने उसका नाम ईस्ट इंडीज़ दे दिया। लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो ईस्ट इंडीज़ है ही नहीं, मतलब कि ये इंडोनेशिया वाला एरिया है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि चलो गलती सुधारने के लिए इसका नाम वेस्ट इंडीज़ रख देते हैं कि ये वेस्ट का इंडिया है। 1492 यानी कि 1492 में जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो यूरोप के लिए एक नई दुनिया का आविष्कार हुआ था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम न्यू वर्ल्ड दे दिया। तो अब कहानी यूं है कि वर्ल्ड जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, और इसी के साथ ही पोर्चुगल और स्पेन को रिसोर्सेज के लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी सिर्फ यूरोप के छोटे से पार्ट में थी, तो उन्होंने बाकी वर्ल्ड को नॉन क्रिश्चियन माना हुआ था। तो उन्होंने बोला कि जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, आधा हिस्सा पोर्चुगल का, आधा स्पेन का। तो उसके लिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसियस बनाई। तो 1497 में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसियस के अकॉर्डिंग जो है दुनिया का बंटवारा शुरू हुआ। तो उस बंटवारे में अफ्रीका के वेस्ट में केप वर्डे आइलैंड से 1300 किलोमीटर वेस्ट अटलांटिक ओशन के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई। अब इस लाइन को रेफरेंस बना के दुनिया को जो है वो डिवाइड किया गया दो हिस्सों में। अब जो वेस्ट वाला पार्ट है इस लाइन से, जो कि आप देख सकते हैं मैप में रेड कलर का है, वो सारा पार्ट स्पेन के नाम कर दिया गया कि स्पेन वहां जाके कॉलोनाइजेशन कर सकता है, उनके रिसोर्सेज यूज कर सकता है, उस तरफ एक्सप्लोर कर सकता है, जो वो करना चाहे वो उन्हीं का किंगडम है अब से। उसी तरह जो आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं, जो ईस्ट है इस लाइन के ईस्ट वर्ड्स है, वो सारा किंगडम ऑफ पोर्चुगल के नाम पे चला गया कि आप वहां पे कॉलोनाइजेशन और एक्सप्लोरेशन कीजिए। याद रहे कि ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसियस सिर्फ बंटवारे की बात थी, एक्सप्लोरेशन की बात पहले से ही शुरू हो चुकी थी, और उसी के चलते 1488 में 1488 शताब्दी में जो है एक कैप्टन पोर्चुगल के बार्तोलोमियो डियाज, उन्होंने केप ऑफ गुड होप, जो ये नीचे अफ्रीका का पार्ट है,
उसको सरकमवेंट करके, क्रॉस करके, ईस्टवर्ड जाके इंडिया तक पहुंचने की पहली कोशिश कर ली थी। उन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाते हुए अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को क्रॉस करने की ट्राई करी। पहले वो एक जगह गए, फिर दूसरी जगह, फिर वैसे वैसे क्रॉस करते करते फाइनली उन्होंने केप ऑफ गुड होप को क्रॉस कर लिया और वो अफ्रीका के ईस्ट साइड पहुंच गए। इसके साथ उन्हें लगा कि ईस्ट में अब इंडिया ज़्यादा दूर नहीं होगा, लेकिन इंडिया को वो जितना पास समझ रहे थे, इंडिया भी उतना पास नहीं था। पोर्चुगीज को अपना सपना पूरा करने के लिए 10 साल और वेट करना पड़ा, लेकिन फाइनली 1498 में पोर्चुगीज पहला राज्य बना जो कि अफ्रीका को सरकमवेंट करके नया रूट ढूंढ के इंडिया पहुंच चुका था, और इसी के साथ इंडिया में यूरोपियंस का उद्घाटन हो चुका था। इस वीडियो में केवल इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की कहानी जानने के लिए कि कैसे वास्को डी गामा हमारे यहाँ पहुंचे, कैसे पोर्चुगीज ने इंडिया को इन्फ्लुएंस किया, क्या उनका इम्पैक्ट था, और कैसे वो इंडिया में सबसे पहले आने वाले यूरोपियंस और सबसे लास्ट में जाने वाले यूरोपियंस बने।